हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कश्मीरी पंडित को। ठीक है, काफी अभी हाईलाइट में है ये टॉपिक। अभी हाल ही में एक फिल्म भी रिलीज हुई है इसको लेकर, द कश्मीर फाइल्स करके एक फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर किस तरह से अत्याचार हुआ है, किस तरह से उन्हें मजबूर किया गया कश्मीर छोड़ने के लिए। वो जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ वो लोग रहे बढ़े, तो किस तरह से उनके पर अत्याचार किया गया कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, तो किस तरह से उनको वहां से पलायन करना पड़ा और अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कश्मीरी पंडित को लेकर, ताकि आप सभी जान सके कि आखिर कश्मीरी पंडित कौन थे और कौन है, और किस उनका पलायन उन्हें क्यों करना पड़ा पूरे पृष्ठभूमि के साथ, और उन पर क्या क्या अत्याचार हुए, सभी चीजों को मैं इन एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कश्मीरी पंडित का ये क्या है मामला। ठीक है, तो कश्मीर घाटी के हिंदू, ठीक है, कश्मीर है ये, इन घाटियों में जो हिंदू रहते हैं, जिनमें से अधिकांश जो है वो कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, कश्मीर घाटी के हिंदू जिनमें से अधिकांश जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। इनको 1989 के अंत में और 1990 की शुरुआत में JKLF, ठीक है, JKLF एक संगठन है, तो JKLF और इस्लामीवादी विरोधियों, जो लोग इस्लामीवादी विरोधियों जो जो ग्रुप है, उनके द्वारा इन्हें लक्षित किया गया, इन्हें परेशान किया गया, इन पर अत्याचार किया गया, और इसके परिणाम स्वरूप लक्षित किए जाने के परिणाम स्वरूप कश्मीर घाटी से भागने के लिए इन्हें मजबूर किया गया। ठीक है, काफी अत्याचार होता था इन पर, इनके घरों पर आक्रमण हो जाता था इनके द्वारा, जबरदस्त इन्हें मार भी दिया जाता था, तो इतना टॉर्चर किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कश्मीर घाटी से उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ता था। 1990 में कश्मीर घाटी में रहने वाले 1990 में कश्मीर घाटी में रहने वाले लगभग 3 लाख से 6 लाख हिंदुओं में से 3 लाख से 6 लाख हिंदुओं में से केवल 2016 में 2000 से 3000 ही वहां रहते हैं। यानी जो आबादी 1990 में 3 लाख से 6 लाख थी हिंदुओं की इन कश्मीर घाटी में, वो 2016 तक आते आते 2000 से 3000 ही रह गए। यानी काफी मात्रा में लोग वहां से पलायन करवाया गया है मजबूरन। ठीक है, तो भारत सरकार के अनुसार अगर बात करें, तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ सिख परिवारों सहित 62,000 से अधिक परिवार कश्मीरी शरणार्थी के रूप में पंजीकृत है, यानी ऑफिशियली जो है वो जिनका नाम जो चढ़ा हुआ है कश्मीरी शरणार्थी के रूप में, वो कुछ सिख परिवार के सहित 62,000 से अधिक परिवार है जो कश्मीरी शरणार्थी के रूप में पंजीकृत है। और अधिकांश जो परिवारों को कहाँ है, जम्मू, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और अन्य पड़ोसी राज्यों में बसाया गया था। ठीक है, कुछ को जम्मू में बसाया गया, कुछ को राजधानी दिल्ली में बसाया गया, और कुछ अन्य और भी राज्यों में इन्हें बसाया गया। कश्मीरी पंडित की अगर बात करें, तो कश्मीरी पंडित को जिसे जिसे कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है, कश्मीरी पंडित को कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये कश्मीर घाटी के एक सारस्वत ब्राह्मण समुदाय, ये जो कश्मीरी पंडित बोल रहे या कश्मीरी ब्राह्मण बोल रहे, ये कश्मीरी पंडित जो है ये कश्मीरी घाटी के एक सारस्वत ब्राह्मण समुदाय से है। ठीक है, किस समुदाय से है, तो सारस्वत ब्राह्मण समुदाय से। ठीक है, कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के मूल निवासी, ये जो कश्मीरी पंडित की हम बात कर रहे हैं, ये लोग कश्मीर घाटी के मूल निवासी, यानी उनका जन्म वहीं हुआ, वो लोग वहीं पे उनका सारा कुछ भरण पोषण, छोटे से बड़े वो लोग वहीं पे उनका सब चीज हुआ था। और कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीर के मूल निवासी जो है वो कश्मीरी हिंदू हैं।
ठीक है। तो कश्मीरी पंडितों का समाज मुख्य रूप से निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित है। किन किन उपवर्गों में विभाजित है? तो बनमासी, ठीक है, बनमासी हो गया, जो शुरू से मुस्लिम राज्यों के शासन के दौरान घाटी से चले गए थे। बनमासी जो थे, बनमासी जो यानी कश्मीरी पंडित का समाज जो है, ये जो समाज है ये मुख्य रूप से इन वर्गों में बटा हुआ है। इन वर्गों का ये नाम है कि बनमासी, जो जब मुस्लिम राज्यों के शासन के दौरान ये लोग इस घाटी से चले गए थे और बाद में वापस भी आ गए थे। ठीक है। और मलमासी है, क्या है? मलमासी, जो सभी बाधाओं के बावजूद, यानी जितनी भी तकलीफ आई वहां पे, उसके बावजूद वो घाटी में वापस आ गए थे। ठीक है, चले गए थे, फिर भी कितनी भी मुश्किल आई लेकिन वो फिर वहां पे वापस आ गए थे। फिर व्यवसाय करने वाले पंडितों को व्यवसाय करने वाले पंडितों को क्या कहा जाए? ऐसे पंडित, ऐसे कश्मीरी पंडित जो व्यवसाय करते थे यानी व्यापार करते थे, उनको बहूर के रूप में वर्गीकृत किया गया। किस रूप में? बहूर, बुहिर, बुहिर, सॉरी, बुहिर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो इन वर्गों में इन्हें बांटा गया था कश्मीरी पंडितों को समाज में। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो देख लेते हैं। 1975 के समझौते के तहत शेख 1975 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत शेख अब्दुल्ला जो थे उनने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में किए गए उपायों को राज्य को भारत में एकीकृत करने के लिए सहमत किया। यानी शेख अब्दुल्ला ने इस बात पर सहमति दिखाई थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर को जो भारत में एकीकृत करने के लिए सहमति जताई थी, यानी उसमें मिला देने के लिए बात कही थी। यानी एक भारत होगा जिसमें जम्मू कश्मीर भी होगा, शामिल होगा। लेकिन इसका विरोध होने लगा। विरोध किन्होंने किया? तो इसका विरोध करने वालों में कौन कौन थे? तो भारतीय जम्मू और कश्मीर में जमात ए इस्लामी कश्मीर थे। ठीक है, कश्मीर में जमात ए इस्लामी कश्मीर और पीपुल्स लीग, और कौन थे? आजाद कश्मीर में स्थित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ जिसको कहा जाता है, वो भी शामिल है इसमें। ठीक है, विरोध करने में। ठीक है। स्वतंत्रता समर्थक जेकेएलएफ, स्वतंत्रता जो समर्थक जेकेएलएफ और पाकिस्तान समर्थक इस्लामी समूह सहित जमात इस्लामी कश्मीर दोनों ने कश्मीरी आबादी के बीच तेजी से बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं को उभारा। यानी जेकेएलएफ हो गया या फिर इस्लामी जो समूह है, पाकिस्तानी समर्थक जो इस्लामी समूह है यानी जमात इस्लामी, इन्होंने कश्मीर में कश्मीरी आबादी जितनी भी थी इनको भारत विरोधी भावनाओं को उभारा। इनके अंदर ये उभारा कि भारत हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, वो हम पर कब्जा करना चाहता है। इस तरह से उन्हें भारत के विरोध खड़ा कर दिया कश्मीरी आबादियों को। ठीक है, इनका काम यही है। और 1984 के वर्ष ने 1984 में क्या हुआ? वो के वर्ष ने कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में एक स्पष्ट वृद्धि देखी। और 1984 से कश्मीर में आतंकवादी हिंसा जो है इसमें एक वृद्धि देखने को मिली। जब फरवरी 1884 में 1984 में 1884 ने 1984, जब फरवरी 1984 में जेकेएलएफ के आतंकवादी मकबूल भट्ट को मार दिया गया। फरवरी 1984 में जेकेएलएफ के आतंकवादी जो मकबूल भट्ट है इनको मार दिया गया। तो उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी फारूक अब्दुल्ला के आलोचकों ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला नियंत्रण खो रहे हैं। अब्दुल्ला जो है वो नियंत्रण खो रहे हैं। और 2 जुलाई 1984 को जी एम शाह जिनके पास इंदिरा गांधी का समर्थन था, जी एम शाह जिनके पास किनका समर्थन था? इंदिरा गांधी का समर्थन था, ने उनके बहनोई थे फारूक अब्दुल्ला का स्थान ले लिया। ठीक है, ले लिया। और अब्दुल्ला के बर्खास्त होने के बाद अब्दुल्ला को बर्खास्त होने के बाद जो कि एक राजनीतिक तख्ता पलट करार दिया गया था, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। यानी फारूक अब्दुल्ला को हटाकर उनकी जगह जी.एम. शाह जो थे वो वहां के मुख्यमंत्री बन गए, तख्ता पलट हो गया।
और कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी मुसलमानों ने निशाना बनाया। और जो वहां के कश्मीरी पंडित थे उनको किन्होंने निशाना बनाया? कश्मीरी मुसलमानों ने इनको निशाना बनाया। और कई क्षेत्रों में कई घटनाएं देखने को मिली, कई क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई जिनमें कश्मीरी हिंदू मारे गए, जिनमें कश्मीरी जो हिंदू थे वो मारे गए और उनके संपत्तियों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। और कश्मीरी हिंदुओं के संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, घर जो थे उनको तोड़ दिया गया, जहां व्यापार करते थे उनको नुकसान किया गया, दुकान जो हिंदुओं के थे उन्हें तोड़ दिया गया, उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, तो नुकसान पहुंचाया गया, नष्ट कर दिया गया। इतने सारे अत्याचार देखने को मिल रहे थे कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों के साथ। फरवरी 1986 में अंतर अनंतनाग दंगे, ठीक है, फरवरी 1986 में अनंतनाग दंगे के दौरान हालांकि कोई हिंदू नहीं मारा गया था इसमें, ठीक है, जो दंगा हुआ था इसमें कोई हिंदू मारा नहीं गया था। हिंदुओं से संबंधित कई घरों और अन्य संपत्ति को लूट लिया गया, लेकिन हिंदुओं से संबंधित यानी हिंदुओं के जितने भी मतलब जो भी घर थे और उनकी जो संपत्ति थी उन्हें लूट लिया गया था, जला दिया गया था। ठीक है, जला दिया गया या क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब घटनाएं जो है वो शुरू हो गई थी तख्ता पलट के बाद से। ठीक है, अब पलायन की अगर हम लोग बात करें, ये तो पृष्ठभूमि हमने देख ली, अब पलायन की बात करते हैं कि आखिर कैसे पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का। तो जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने भारत से कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए अलगाववादी विरोध शुरू किया। यानी JKLF ने कश्मीर को पूरी तरीके से स्वतंत्र कराने के लिए यानी भारत से अलग करके कश्मीर को एक अलग देश बनाने के लिए, अलग उसको करने के लिए अलगाववादी विरोध शुरू कर दिया। ठीक है, और समूह ने 14 सितंबर 1989 को पहली बार एक कश्मीरी हिंदू को निशाना बनाया। ठीक है, पहली बार एक कश्मीरी हिंदू को निशाना बनाया जब उन्होंने कई प्रत्यक्षदर्शियों के सामने पंडित टीकालाल तापलू जब उन्होंने कई प्रत्यक्षदर्शियों के सामने पंडित का नाम क्या था? टीकालाल तापलू, एक अधिवक्ता थे। ठीक है, एक अधिवक्ता, टीकालाल तापलू एक अधिवक्ता और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता की हत्या कर दी। किनकी हत्या कर दी? तो टीकालाल तापलू, उसके बाद एक अधिवक्ता और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता की हत्या कर दी। ठीक है, 4 जनवरी 1990 को, अब बात आती है 4 जनवरी 1990 की। तो 4 जनवरी 1990 को एक स्थानीय उर्दू अखबार आफताब ने हिज्ब उल मुजाहिदीन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की। हिजाब उल मुजाहिदीन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसमें सभी पंडितों को तुरंत घाटी छोड़ने के लिए कहा गया। यानी एक उर्दू अखबार में ये छाप दिया गया, ये उसमें प्रकाशित किया गया कि सभी हिंदू जो है तुरंत एकदम घाटी को छोड़कर चले जाए। ठीक है, ऑन पेपर ये हो रहा था, यानी प्रकाशित भी किया जा रहा था। जगमोहन के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के 2 दिन बाद 21 जनवरी 1990 को भारतीय सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। यानी जगमोहन के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के सिर्फ 2 दिन बाद ही यानी 21 जनवरी 1990 को भारतीय सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग मारे गए। इन घटनाओं के कारण अराजकता फैल गई, यानी चारों तरफ एकदम डर फैल गया, चारों तरफ एकदम सभी लोग, ये अराजकता फैल गई।
घाटी में अराजकता और नारों और बंदूकों के साथ भीड़ भीड़ सड़कों पर घूमने लगी। अधिकांश कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर घाटी को छोड़ दिया और इतने सारे जो अराजकता फैल गए, चारों तरफ अशांति का माहौल हो गया। ठीक है, तो इससे जो है ये कश्मीरी हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करने लगे और उन्होंने कश्मीर घाटी को छोड़ दिया और देश के अन्य हिस्सों में, प्रमुखता से राज्य के जम्मू क्षेत्र में शरणार्थी शिविरों में चले गए और दूसरे इलाकों में, अन्य हिस्सों में शिविर लगा के वो लोग रहने लगे, कैंप लगा के वो लोग रहने लगे। तो इस तरह से पलायन की घटना हमारे कश्मीर में होने लगी कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं कश्मीरी पंडितों का पलायन कुछ और, कि उनके साथ किस तरह से क्या अत्याचार हुआ है वो भी हम लोग अब देखेंगे आगे। तो 14 सितंबर 1989 को पंडित टीकालाल तापलू, ठीक है, 14 सितंबर 1989 को पंडित टीकालाल तापलू, जो एक वकील और भाजपाई थे, यानी टीकालाल तापलू एक वकील भी थे और एक भाजपाई थे, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी थे, की हत्या जेकेएलएफ ने श्रीनगर में उनके घर में कर दी। यानी इन पंडित टीकालाल तापलू को जेकेएलएफ ने श्रीनगर में उनके घर में उनकी हत्या कर दी। तापलू की मृत्यु के तुरंत बाद श्रीनगर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, मतलब तापलू की हत्या के तुरंत बाद श्रीनगर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश नीलकंठ गंझू, जिन्होंने मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी, की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। हिंदू पंडित हो, चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, सभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था जेकेएलएफ और अन्य संगठनों के द्वारा। तो चारों तरफ अशांति का माहौल था। वहीं दिसंबर 1989 में जेकेएलएफ के सदस्यों ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रुबैया सईद का अपहरण कर लिया और 1989 में जेकेएलएफ के सदस्यों ने उस समय तत्कालीन जो मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद का अपहरण कर लिया, जो बाद में 5 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। यानी कि बोल रहे थे कि 5 आतंकवादियों को आप छोड़ेंगे, रिहा करेंगे, तभी हम इनको छोड़ेंगे। तो सभी कश्मीरियों को इस्लामिक ड्रेस कोड, जिसमें शराब पर प्रतिबंध, शराब सिनेमा घरों पर प्रतिबंध और वीडियो पार्लर और कश्मीरी महिलाओं पर सख्त प्रतिबंध शामिल है, का पलायन करने के लिए धमकी भरे संदेशों के साथ पोस्टर चिपकाए गए थे। ठीक है, उन्हें धमकी भरे संदेश भी दिए जाते थे और पोस्टर भी चिपकाए जाते थे। अज्ञात नकाबपोश लोग, यानी अज्ञात नकाबपोश लोग अपना समय पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पर रीसेट करने के लिए मजबूर करते हैं। सभी कार्यालय, भवनों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को इस्लामवादी शासन के संकेत के रूप में हरे रंग में रंगा गया था। ठीक है, कश्मीरी हिंदुओं की दुकानें, यानी कश्मीरी जो हिंदू लोग थे उनकी दुकान हो गया, उनका कारखाना हो गया, मंदिर हो गया, घर हो गया, सभी को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। हिंदुओं के दरवाजों पर धमकी भरे पोस्टर को पोस्ट किया गया और उन्हें तुरंत कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया। यानी काफी टॉर्चर और काफी परेशान किया जा रहा था। 29 अप्रैल 1990 की अब बात कर लें तो 29 अप्रैल 1990 को एक अनुभवी कश्मीरी कवि सर्वानंद कौल प्रेमी की घोर हत्या कर दी गई। ठीक है, जनवरी के दौरान कई सूफिया गुर्गों की हत्या कर दी गई। ठीक है, 2 फरवरी 1990 की बात करें तो एक युवा हिंदू पंडित सामाजिक कार्यकर्ता सतीश टिक्को की श्रीनगर के हब्बा कदल में उनके ही घर के पास हत्या कर दी गई थी। ठीक है, यानी आतंक जो है वो खुलेआम मच रहा था, चारों ओर आतंक ही आतंक था और कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडितों की हालत बहुत ही बुरी, बदतर से बदतर होती जा रही थी। और 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर दूरदर्शन के स्टेशन निदेशक लशा कौल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निर्वासन के दौरान कई कश्मीरी हिंदू महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी गई थी।
यानी आप देखें तो कश्मीरी हिंदुओं की हालत दिन पर दिन और ज्यादा भयावह से भरी होती जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि परिणाम इसका क्या हुआ, क्या परिणाम देखने को मिला। तो पलायन के बाद, ठीक है, पलायन के बाद कश्मीर में उग्रवाद बढ़ गया था। यानी जैसे ही पलायन हुआ वहां पे उग्रवाद उग्रवाद जो है कश्मीर में और ज्यादा बढ़ गया। आतंकवादियों ने अपने पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों की संपत्ति को निशाना बनाया था। यानी कश्मीरी पंडित जो वहां से छोड़ के चले गए थे, आतंकवादियों ने उनके संपत्तियों पर अपना निशाना बनाया था। कश्मीरी हिंदू घाटी में अपनी वापसी के लिए लड़ते रहते थे। जो कश्मीरी हिंदू है वो अपने घाटी में वापसी के लिए लड़ते रहते थे, और उनमें से कई शरणार्थी के रूप में रहते थे, और कई जो है वो शरणार्थी के रूप में रहने लगे। निर्वासित समुदाय ने स्थिति में सुधार के बाद वापसी की उम्मीद की थी। पलायन के बाद उनमें से अधिकांश ने अपनी संपत्ति खो दी और कई वापस जाने और उन्हें बेचने में असमर्थ हैं। पलायन के बाद जो है अधिकांश लोगों ने अपनी संपत्ति को खो दिया, कई लोगों ने कई वापस जाने और उन्हें बेचने में असमर्थ हैं। विस्थापित लोग यानी अपनी प्रॉपर्टी को वो सोच रहे हैं कि चलिए हम यार रहेंगे नहीं, इतनी दिक्कतें हो रही तो उन्हें बेच भी दे, तो बेचने भी नहीं दिया जा रहा है। तो विस्थापित लोगों के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिकूल रूप से नुकसान पहुंचाया है। जबकि कई पंडित संगठनों जैसे पान्नू कश्मीर आदि ने पलायन के समय में कश्मीरी मुसलमानों पर नरसंहार और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। यानी कुछ पंडित संगठनों ने पन्नू कश्मीर आदि ने पलायन के समय कश्मीरी मुसलमानों पर नरसंहार और सामूहिक बलात्कार का आरोप भी लगाया है। कुछ विद्वानों ने भारतीय राज्य और मीडिया पर प्रचार के उपकरण के रूप में पंडितों के अनुभव का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो हजारों की संख्या में मृत्यु के उच्च आंकड़े कुछ पंडित संगठनों द्वारा सूचित किए गए हैं। विद्वानों ने आधिकारिक आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय दावों को खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर की सरकार के अनुसार 219 कश्मीरी पंडित मारे गए, 219 कश्मीरी पंडित मारे गए और 24,202 परिवार घाटी से बाहर चले गए। ठीक है, समस्या जो समय सारणी है, अब इसको देख लेते हैं कुछ और। तो कुछ हम बता दें कि आखिर क्या क्या जो भयानक चीजें हुई देखने को। कुछ तारीखों में बता दूं तो सितंबर 1989 में, ये मैंने बताया अभी कि पंडित राजनीतिक कार्यकर्ता जो टीका लाल तापलू की उनके आवास के बाहर हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जनवरी 1990 घाटी में मस्जिदों में भरी भीड़ इकट्ठा हो रही है, भारत विरोधी नारेबाजी कर रही है, पंडित विरोधी नारे लगा रही है। कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू होता है। अगले कुछ महीनों में सैकड़ों निर्दोष पंडितों पर अत्याचार, हत्या और बलात्कार हुए हैं। साल के अंत तक लगभग 3.5 लाख पंडित घाटी से भाग गए और जेमी और अन्य जगहों पर शरण ली, यानी जम्मू और अन्य जगहों पर शरण ली, जम्मू। ठीक है, मार्च 1997 आतंकवादियों ने संग्रामपोरा गांव में 7 कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बाहर निकाला और उन्हें मार दिया। जनवरी 1998 वनधामा गांव में महिलाओं और बच्चों सहित 23 कश्मीरी पंडितों को सरेआम गोली मार दी गई। वही मार्च 2003 नादीमर्ग गांव में शिशुओं सहित 24 कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो 2012 की बात करें तो हजारों पंडित अभी भी 8x8 की शरणार्थी बस्ती में रहते हैं। ठीक है, काफी मुश्किलों से अपने जीवन व्यापन करते हैं। तो कई सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिली कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में। तो ये था आज का सेशन, जहां पर मैंने कश्मीरी पंडित के बारे में आपको एक बैकग्राउंड बताया कि आखिर वो कौन थे और कश्मीर से उनका रिश्ता क्या है।
पूरे पृष्ठभूमि को मैंने बताया, वही पलायन किस तरह से हुआ, उन पर क्या-क्या अत्याचार हुए, सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया, परिणाम क्या रहा और लास्ट में जो मैंने ओवरव्यू दिया आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक क्लियर। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कश्मीरी पंडित काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है ये टॉपिक, तो इसके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ट्रेंडिंग कर दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति जो नहीं जानता हो कि कश्मीरी पंडित क्या दर्द सह रहे हैं, तो वो लोग इसके बारे में जान सकें, ठीक है? और एक लाइक तो बनता है भाई इस वीडियो में, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक मिल जाए, इसके लिए ही है वो बेल आइकन। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के कुछ ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और